अरसल को याद नहीं था कि इसने अपने सामने बैठी पुरकशिश औरत को पहले कहीं देखा था। वो इतनी जाज़बे नज़र और खूबसूरत थी कि अरसल की बीवी शक्की मिजाज ना होती तो वो इस पर मोहब्बत भरा अफसाना लिख देता, लेकिन इसकी बीवी से कुछ بعید नहीं था कि वो इसके साथ इस औरत का भी सर फाड़ देती। वो इस वक्त आलिशान ऑफिस में बैठा हुआ था जिसके दोनों जानिब दीवारों पर लकड़ी की अलमारियां बनी हुई थी। इन अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। औरत के चेहरे पर स्याह फ्रेम वाली ऐनक लगी हुई थी और निगाहें मुल्क के मशहूर मारूफ मुसन्नफ के चेहरे पर मुर्तकज़ थी। अरसल को सोचते देखकर वो अचानक बोली, कमाल है, तुम अपने क्लास फेलो को नहीं जानते? मैं अरीशा हूँ। 5 साल कबल मेरी तुमसे साहिली रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। अफसोस की बात है कि आज भी तुम मुझे पहचानने से इनकारी हो। अरसल को याद आया, कॉलेज के दिनों में वो सुबह से शाम तक शोबा नफ्सियात के सामने खड़े होकर अरीशा का इंतजार किया करता ताकि इसका दीदार करके अपने दिल को सुकून पहुंचा सके। बाज़ औक़ात वो कामयाब हो जाया करता और अक्सर व बेशतर इसे नाकामी का सामना करना पड़ता। वो इन दिनों BA की क्लासें लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज आया करता था और इसे अफसोस महसूस होता था कि इसने अपने लिए नफ्सियात के मजमून का इंतखाब क्यों नहीं किया था। उन्हीं दिनों में इसकी जिंदगी में एक और लड़की आई जिसका नाम बेला था। वो अरीशा की क्लास वाली थी और खूबसूरती में अरीशा की हमपल्ला थी। असल इसकी जानिब कभी भी राग़ब ना होता अगर वो अरीशा से इसकी मुलाकात करवाने का वादा ना करती। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। वो बेला की मिन्नत समाजित करने लगा कि वो किसी भी तरह इन दोनों की मुलाकात करवा दे। तब बेला ने इसके जज्बात से खेलते हुए इसे अपने ही हाथों खिलौना बना लिया। वो इसे रोजाना मुलाकात का वक्त दिया करती, कभी किसी पार्क में और कभी किसी रेस्टोरेंट में और फिर आखिरी दफा साहिल समंदर पर। लेकिन अरीशा कभी नहीं आई। इन तमाम मुलाकातों के दौरान अरसल को अच्छी खासी रकम खर्च करना पड़ती। हालांकि बेला बहुत कम खाती थी लेकिन इसकी कसर अरसल पूरी कर दिया करता। इसे इंतजार के दौरान बहुत भूख लगती थी। इसके ऊपर नीचे बर्गर, सैंडविच या पिज्जा मंगवाता रहता और अरीशा की आमद से मायूस हो जाने के बाद जब बिल आता तब वो अपना दिल थाम कर रह जाता। लेकिन अरीशा से मुलाकात ना हो सकी। ताहम इसने जल्द महसूस कर लिया कि वो बेला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसलिए इस शाम वो इसके हाथों में हाथ डाले साहिल पर बहुत दूर तक चला गया। समंदर का ठंडा और नमकीन पानी जब इन दोनों के पाँव में गुदगुदी करते हुए वापस पलटता तो ऐसा महसूस होता जैसे इन दोनों को भी अपने साथ समंदर की जानिब लेकर जा रहा हो। ठंडी और नम हवा इनके सुलगते हुए जिस्मों को सर्द करने की नाकाम कोशिश करती, लेकिन जज्बात में भड़कती हुई आग सर्द होने की बजाय मजीद भड़क जाती। इसी शाम साहिली रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ खाना खाने के बाद सब्ज चाय पीते हुए अरसल मखमूर लहजे में बोला, मैं इन चंद मुलाकातों के दौरान तुम्हारा गिरोविदा होता जा रहा हूँ और ये मुलाकातें मेरे लिए यादगार बनकर रह जाएंगी। मैं कुछ और वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ अगर तुम्हें एतराज ना हो। बेला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर अरीशा का क्या होगा? क्या तुम इसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल पाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे वादा करने के बाद अरीशा को देखते ही तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे पड़ जाओ। अरसल ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, वो एक अधूरा ख्वाब थी। आंख खुलने के बाद इसे मैं होना ही था, लेकिन तुम ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो और मैं इस हकीकत को हमेशा के लिए अपने नाम करना चाहता हूँ। बेला मानी हेज लहजे में बोली, मुझे मालूम नहीं कि हम दोनों में से ख्वाब कौन है और हकीकत कौन। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रंगों से भरे ये लम्हात मेरे लिए बहुत खूबसूरत और सनसनीखेज है। मैं इन लम्हात को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहती हूँ। अरसल जज्बाती लहजे में बोला, तो फिर हम कल ही शादी कर लेंगे, तुम्हारे घर वालों को कोई इतराज तो ना होगा? बेला ने इनकार में सर हिलाया, जिनका वजूद ही ना हो इन्हें बिला इतराज क्यों कर होने लगा? अरसल ने पूछा, तो क्या तुम भी मेरी तरह तन्हा हो? तो फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों मिलकर ऐसी दुनिया को तहलीक करेंगे जिसे लोग रश्क भरी निगाहों से देखते रह जाएंगे। तब अचानक गैर मुतवक्के तौर पर ना जाने कहां से अरीशा निकलकर सामने आ गई। अरसल हड़बड़ा कर रह गया। वो उसकी घबराहट से लुत्फानंदोज होते हुए बोली, घर से भाग कर तो नहीं आई? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कौन है तुम्हारे साथ? मुझे इससे मिलवाओ। अरसल ने परेशान निगाहों से सामने बैठी हुई बेला की जानिब देखा। कुर्सी खाली थी। वो ना जाने किस वक्त की वहां से जा चुकी थी। इसने बौखलाकर दोबारा अरीशा की तरफ देखा। वो तफहीमी निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी। अरसल की कैफियत इसकी समझ से बालातर थी। इसने आज तक इतना परेशान किसी को नहीं देखा था। ताहम वो जानती थी कि अरसल काफी हद तक महरूमियों का शिकार है। इसकी खोई हुई आंखें इस बात की उम्मीद से कि हर वक्त ख्यालों में गुम रहना चाहता है और इन हालात के दौरान वो मार के सर काट लेना चाहता है, जो आम जिंदगी में इसके लिए मुमकिन नहीं है। अरीशा इस खामोश तबाह कॉलेज फेलो को बहुत पसंद किया करती थी और अक्सर व बेहतर इससे बातचीत का बहाना तलाश करती और वो बहाना इसे आज दस्तयाब हुआ था। इसे अरसल की अफसुर्दा आवाज सुनाई दी, तुमने ही भगा दिया। वो शाम से मेरे साथ थी, अब शायद कभी नहीं आएगी। अरीशा ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। अरसल सर थाम कर रह गया। मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद एकदम खो देना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तो मंजिल को पा भी चुका था। अब शायद ही बेला इससे दोबारा मिलती। अरीशा कुछ देर खड़ी इसकी दिमागी कैफियत का जायजा लेती रही। वो जानती थी कि इस वक्त वापे में नहीं था।
अगर ऐसी हालत में इसे तनहा छोड़ दिया जाता तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता था। वो इस कुर्सी पर बैठ के जिस पर कुछ दिन पहले बेला बैठी हुई थी, इसने बर्तनों का जायजा लिया। वो बहुत कम थे, इनमें खाना मौजूद नहीं था। इसे एक दफा फिर अरसल की आवाज़ सुनी थी, क्या तुम्हारी क्लास में बेला नाम की कोई लड़की पढ़ती है? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं इसका औलिया बयान करता हूँ। इसका कद लंबा है, रंग सुर्ख सफेद और आंखें गजाली। मेरे ख्याल में तुम्हारे जैसी ही थी। इसकी आवाज़ भी तुमसे मिलती है। अगर इसे तुम्हारा हमजाद कहूँ तो कोई मजायका नहीं होगा। अरीशा बोली, इस नाम की कोई लड़की मेरी क्लास में नहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ थी तो फिर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही होगी। वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, और इसका कोई मफाद भी नहीं है। ताहम वो झूठ बोलती थी। मुझे रोजाना पार्क में बुलाती थी, मैं पागलू की तरह वहां चला जाया करता था, लेकिन तुम वहां नहीं आती थी। मैं जब मायूस होने लगता तब वो मुझे दिलासा देती कि अगले रोज वो तुम्हें अपने हमरा जरूर लाएगी। अरीशा ने हैरत भरी निगाहों से अरसल की जानिब देखा, फिर इसके चेहरे पर दिलचस्पी के असरात पैदा हुए। वो बहुत कुछ जान गई थी। इसे मुशाहिदे के लिए बेहतरीन नफ्सियाती मरीज मिल गया था। वो इससे बहुत कुछ सीख सकती थी, बशर्ते कि वो इससे ताउन करता। अरीशा को यकीन था कि वो ताउन जरूर करेगा। इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा, यानी तुम दरे पर्दा मुझसे मिलना चाहती थी और बेला इस मामले में तुम्हारी मदद कर रही थी? अरसल ने इस बात में सारे लाया, लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अरीशा ने मानी हेज लहजे में पूछा, और अगर मिलना भी चाहिए तो खुद मुझसे बात कर लेते, बेला की मदद लेने की क्या जरूरत थी? अरसल शशोपांच में पड़ गया। वो इसे कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मामला काफी हद तक खुल चुका था, इसलिए छुपाना मुमकिन नहीं था। न जाने बेला कहाँ चली गई थी। वो होती तो उसे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अरीशा की आवाज सुनाई दी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि बेला का कोई वजूद नहीं है। वो एक खुद साहता किरदार है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये किरदार खुद मुख्तार होने के बाद तुम पर हावी हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इसे खुद मुख्तारी होने से पहले ही खत्म कर दो। असल परेशान लहजे में बोला, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं इसे कत्ल कर दूं, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है सिवाय कलम के, और कलम से वो हलाक होने वाली नहीं। अरीशा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर वो बोली, वो हथियार से खत्म नहीं होगी, तुम्हें इसे अपनी जिंदगी से निकालना होगा। अगर वो तुम से राब्ता करने की कोशिश करे तो तुम इसे नजरअंदाज कर देना। हो सकता है कि वो अवेला भी मचाए, ये भी हो सकता है कि वो एहतजाज करने के दौरान चीजें चलाए, तुम इससे मुंह फेर लेना, और अगर नाकाम होने के बाद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम साबित कदमी से डटे रहना। वो मायूस होकर तुम्हारा पीछे छोड़ देगी और यही इसकी मौत होगी। अरसल ने पूछा, तो क्या इसका वजूद ख्यालात पर मुश्तमिल है? लेकिन मैं इसे छू चुका हूँ। कई दफा इसने मुझे अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश किया, यानी वो आम इंसानों की तरह एहसासात के ताबे है। मैं कैसे मान लूं कि वो ख्याली किरदार है? अरीशा ने पूछा, क्या तुम इसके खानदान के मुतालिक जानते हो? अरसल सोच में पड़ गया। बेला ने चंद लम्हे पहले इसे बताया था कि वो अकेली है और इसके पीछे कोई नहीं। एक हफ्ते के दौरान इन दोनों के बीच अरीशा इस बुरी तरह हायल रही थी कि इन्हें एक दूसरे के मुतालिक खुलकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वो तो इस बात से बेखबर था कि बेला नफ्सियात की स्टूडेंट नहीं थी। इसे अरीशा की आवाज सुनाई दी, तुम्हें दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। वो तुम्हारे एहसासात से खेल रही है, इसलिए जब तुम दोनों की दोबारा मुलाकात हो तो इसके खानदान के मुतालिक जरूर पूछना। अब तुम मुझे ये बताओ कि इन चंद मुलाकातों के दौरान तुमने खाने पीने के लिए बहुत कुछ मंगवाया होगा, तो जरा सोच कर बताओ कि क्या इसने कुछ खाया? अरसल ने इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, इसकी तबीयत खराब थी, मैंने डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की लेकिन इसने इनकार कर दिया। अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी एक हफ्ते से इसकी तबीयत खराब थी, लेकिन घूमने फिरने के लिए वो बाकायदगी से पार्क आती थी। इसने रेस्टोरेंट की दीवार पर लगी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11 बजने वाले थे। वो बोली, कोई भी शरीफ लड़की इतनी वक्त इतनी आज़ादी के साथ बाहर घूम फिर नहीं सकती। अगर इसके घर वाले होते तो जरूर मना करते। वो तो सिर्फ तुम्हारे ख्यालात पर मुश्तमिल एक हसीन वजूद है जो तुम्हारे दिमाग का मरहून मिनत है। अरीशा ने करीब से गुजरने वाले वेटर को आवाज देकर बुलाया और वो मेज की जानिब आ गया। अरीशा ने पूछा, इस मेज को कौन सर्व कर रहा था? वेटर ने बताया, मैं। अगर आपको मजीद कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अरीशा ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, यहाँ खाना 2 बंदों के लिए सर्व किया गया था या एक के लिए? वेटर ने बताया, एक के लिए। आप खाली बर्तनों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अरीशा ने दोबारा पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस टेबल पर एक मर्द के अलावा दूसरी कोई औरत नहीं थी? वेटर ने इस बात पे सर हिलाया, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं थी। ताहम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे वक्तन फवक्तन आर्डर की तकमील के लिए किचन की तरफ जाना पड़ता है। इस दौरान मुझे बाज़ औक़ात 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर इस दौरान कोई लड़की मेज की तरफ आई हो तो मुझे नहीं मालूम। अरीशा ने इसे वापस भिजवा दिया और अरसल से मुखातिब होते हुए बोली, इसका कोई वजूद नहीं है, इस बात को मान लो। अगर फिर भी तुम इसके पीछे भागोगे तो बाद में पछताओगे। इसका खात्मा करना है तो उसके वजूद से इनकारी हो जाओ। वो तुम्हें कुछ अर्सा परेशान करेगी, फिर तुम्हारा पीछे छोड़ देगी। मैं कल स्टडी के लिए बैरूनी मुल्क जाने वाली हूँ। हो सकता है कि मेरी शादी वहीं हो जाए, इसलिए ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दो और तालीम मुकम्मल करने के बाद संजीदगी के साथ अमली मैदान में कदम रख दो। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी होगी और फिर आहिस्ता कदमों से चलती हुई रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकलेगी। अगले दिन कॉलेज में ना ही अरीशा थी ना ही बेला। अरीशा स्टडी के लिए बैरूनी मुल्क चली गई थी और बेला के मुतालिक वो आखिरी दम तक लाइलम रहा था, इसका वजूद था या नहीं। इसने कॉलेज के क्लर्क को कुछ रकम देकर रजिस्टर में बेला का नाम तलाश करने के लिए कहा। क्लर्क ने तमाम क्लासेस के रजिस्टर कंगाल मारे, लेकिन बेला नाम की कोई लड़की वहां मौजूद ही नहीं थी। वो मायूस हो गया। जिसका वजूद था वो मुल्क से बाहर चली गई थी और जिसका नहीं था इसका नामो निशान भी बाकी नहीं बचा था। वो बहुत उदास हो गया।
इस उदासी के दौरान इसने कॉलेज के मैगजीन के लिए एक अफसाना लिखा जो सिर्फ शाया हो गया बल्कि इसे हैरत अंगेज मकबूलियत भी हासिल हुई और चंद पब्लिशरों ने इसके साथ राब्ता किया। वो इसकी किताब शाया करना चाहते थे। अरसल तालीम को हैदराबाद कह चुका था और इन दोनों फारिग था, इसलिए इसने हामी भर ली। चंद माह बाद इसने अपनी पहली किताब मंजर आम पर लाई जिसका नाम बेला था। इसे क़ारीन में गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। फिर यह सिलसिला चल निकला। इसे शायद सही तरह याद नहीं था लेकिन गालिबन दूसरे अफसाने का नाम अरीशा था और इस दौरान इसका कुछ पता नहीं था कि वो मुल्क वापस आई है या नहीं। ताहम अरीशा के मुकाबले में बेला का किरदार इसके दिमाग पर काफी अरसा हावी रहा। अगर साहली रेस्टोरेंट में इस रात अरीशा गैर मुतवक्के तौर पर कबाब में हड्डी बंद करना आती तो वो बेला से शादी कर चुका होता। किताबों में मकबूलियत हासिल करने के बाद वो कई हफ्ते इसकी तलाश में कॉलेज जाता रहा लेकिन वो वापस नहीं आई। इन्हीं दिनों इसे नहायत बाकायदगी के साथ तारीफी खतूत मौसूल होने लगे। वो ना चाहते हुए भी जवाब दे दिया करता। मिन्हा इसकी तहरीरों की शदाई थी। वो बहुत शौक के साथ तहरीरों का मुताला करने के बाद तारीफी खतूत अरसाल किया करती। फिर चंद दिनों के बाद अरसल को इसका फोन मौसूल हुआ। इसने नंबर पब्लिशर से हासिल किया। इस रात इन दोनों ने ढेरों बातें की। हैरत अंगेज तौर पर इसकी आवाज बेला जैसी थी। अरसल इसके सैर में खोकर रह गया और इसे पिछले चंद वाकयात की याद बेचैन करने लगी। मिन्हा भी इसकी तरह बिल्कुल तनहा थी। इसके आगे पीछे कोई नहीं था। अरसल का दिमाग एक दफा फिर ठनका। बेला भी तनहा थी और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो आखिरकार इसे धोखा देकर फरार हो गई या फिर अरीशा के कहने के मुताबिक इसका वजूद अरसल के दिमागी ख्यालात पर मुश्तमिल था। इसने दूसरे दिन मिन्हा से तफसीली मुलाकात की और ना चाहते हुए भी इस साहली रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जहां इसकी अरीशा और बेला से आखिरी मुलाकात हुई थी। हैरत अंगेज तौर पर मेज भी वही थी जहां बैठकर उन दोनों ने खाना खाया। फिर शायद वेटर के कहने के मुताबिक इसने अकेले खाना खाया था। इन चंद वाकयात के बाद इसकी जिंदगी में बहुत सी पेचीदगियां पैदा होने लगी। वह बाज़ औक़ात हकीकत को भी अपनी दिमागी इख्तरा से मनसूब कर देता और बाज़ औक़ात अपनी दिमागी इख्तरा को हकीकत मान लिया करता। जैसा कि चंद दिनों पहले इसे पब्लिशर का फोन मसूल हुआ। इसने अरसल को मुंह मांगा मुआवजा देने का वादा करने के बाद मुसवदे पर काम करने का कहा। अरसल ने इससे 6 माह का वक्त लिया और मुसवदे की तैयारी में मशगूल हो गया। इस दौरान इसकी मुलाकात मुल्क के चंद मारूफ पब्लिशर से हुई। अरसल ने जब इन्हें मुआहदा तय पा जाने वाले पब्लिशर के मुतालिक बताया तो उन्होंने नाम सुनने के बाद लाइल्मी का इजहार कर दिया। अरसल हैरान हुआ और बाद में जब इसने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि इस नाम का कोई पब्लिशर मुल्क में है ही नहीं। इस भयानक मजाक के बाद अरसल मोहतात हो गया। वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाने लगा। मिन्हा से मुलाकात के दौरान इसे यही दड़का लगा रहा कहीं वो बेला की तरह गायब न हो जाए। वो अरसल की तवक्को से ज्यादा खूबसूरत थी। पहली मुलाकात के दौरान वो इसके शहर में गिरफ्तार होकर कितनी ही देर गुमसुम होकर बैठा रहा। कुछ ऐसी ही हालत से मिन्हा भी दो चार थी। अगर वेटर ऑर्डर लेने ना आता तो दोनों ना जाने और कितनी देर पत्थर के बुत बने एक दूसरे को देखते रहते। इस शाम भी अरसल ने बेला वाली मुलाकात को मद्देनजर रखते हुए लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। वेटर वापस जाने लगा तो अरसल ने इसे मुखातिब करते हुए पूछा, तुम मेरे सामने बैठी हुई इस हसीना को देख रहे हो? अगर तुम्हें यह दिखाई दे रही है तो यूं समझ लो कि यह ऑर्डर मैंने इसे खुश करने के लिए दिया है। तुम बाद में मुकर नहीं जाना। वेटर बोला, जनाब मैं भला क्यों मुकरने लगा? आप दोनों की जोड़ी काबिल रश्क है, खुदा नजर बात से बचाए। मैं 15-20 मिनट में ऑर्डर सर्व करता हूँ। वो किचन की तरफ जाने लगा। इसके जाने के बाद मिन्हा शिकायत भरे लहजे में बोली, वेटर से बेतकल्लुफ होने की क्या जरूरत थी? अब वो जरूर आपसे बारी टिप मांगेगा। अरसल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज अगर वो मुझसे टिप की बजाय चांद तारे भी मांगेगा तो मैं इसे तोड़कर ला दूंगा। मिन्हा भी मुस्कुराई। चांद तारे तोड़कर लाने वाली बात को वेटर से मंसूब करके आपने आशिकों का दिल जलाकर रख दिया। मुझे एक पाए के लिखारी से इस बात की तवक्को नहीं थी। असल बोला, लिखारी तो तुम भी हो लेकिन अब तक मैंने तुम्हारी तहरीरों का मुताला नहीं किया। कुछ मेरे ड्रेस पर भिजवाओ। मिन्हा ने इनकार में सारी ला दी। मुझे एहसास कमतरी महसूस हो रही है। आप मुल्क के मशहूर और नामवर राइटर हैं और मैं आपके सामने तिफले मकतब की हैसियत रखती हूँ। मेरी तहरीरें आपके मायार पर पूरी नहीं उतरेंगी। अरसल कहका लगाकर हंसने लगा। आज से चंद साल कबल मैं तुम्हारी जगह पर था। इन दिनों की तहरीरें मेरे पास महफूज है। अगर इन तहरीरों का मुताला करोगी तो तुम्हारा एहसास कमतरी का खात्मा हो जाएगा। इसके बावजूद भी मैं आपको अपनी तहरीरें नहीं दिखाऊंगी। मुझे डर है कि इन्हें पढ़ने के बाद आप शादी से इनकार कर देंगे। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। अरसल दोबारा हंसने हुए बोला, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। लिखने लिखाने के लिए मैं काफी हूँ। तुम बस शादी के बाद घर संभाल लेना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। वेटर खाना ले आया। इन दोनों ने खामोशी से खाना खाया और चांदनी रात में साहिल समंदर पर एक दूसरे का हाथ पकड़े ना जाने कितनी ही देर घूमते हुए रहे। अरसल इसके हाथों की गर्मी महसूस करने के बावजूद उसकी मौजूदगी के एहसास को यकीनी बनाना चाहता था, लेकिन इसे एक बात बेचैन किए दे रही थी। रात के 12 बजने वाले थे और वो निहायत बेखौफी के साथ इसके हमरा घूम रही थी। इसे किसी बात का खौफ नहीं था। हर चंद कि इसके पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। वो तनहा थी लेकिन इसे एहतियात से काम लेना चाहिए था। अभी तक अरसल इसके लिए अजनबी था। वो रात के 1 बजे तक घूमते रहे। इस दौरान अरसल को धड़का लगा रहा कि अभी अंधेरे के किसी गोशे में अरीशा नमूदार होगी और मिन्हा गायब हो जाएगी जैसे बेला की दफा हुआ था। वो इसे ढूंढता रह जाएगा। 1:30 बजे के बाद अरसल इसे छोटे से मकान के सामने उतार कर अपनी कोठी में आ गया और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी से कबल अरसल ने मुकम्मल तहकीकात की
जिनके मुताबिक मिन्हा माँ बाप की वफात के बाद यतीम खाने में पली बड़ी थी। इसने चंद बड़ी कंपनियों में नौकरियां की, लेकिन हवस ज़्यादा बेड़ियों ने उसे वहां भागने पर मजबूर कर दिया। इसकी गुजर बसर इसी जमा पूंजी पर हो रही थी जो इसने नौकरियों के दौरान पसंदाज की थी। जिस मकान में वो रह रही थी वो इसका जाती मकान था, जो इसके माँ बाप के मरने के बाद इसके नाम हो गया था और इसके कागजात अब यतीम खाने में महफूज थे। शादी के बाद काफी अरसा अरसल के दिमाग में ये वाहिमा मौजूद रहा कि इसका तहय्युल है और किसी भी वक्त मिन्हा गायब हो सकती है। वो सुबह उठकर इसके वजूद को महसूस करता, इसे धड़का लगा रहता कि शाम को जब वो कोठी वापस आएगा तो वो जा चुकी होगी। इसकी हरकतों से नात बैला जैसी थी। वो खाना कम खाती थी, ताहम इसे खाना पकाना हुआ था। वो सारा दिन अपनी तहरीरों पर काम करती थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी कोई भी तहरीर शाया नहीं हुई थी। वो इन तहरीरों को संभाल कर रख लिया करती। इसके पास इन तहरीरों का अंबार था। शादी के बाद इनमें से चंद को अरसल ने पढ़ने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन इसकी लिखाई समय से बाला थी। वो काफी देर मगजमारी करने के बावजूद इसे पढ़ नहीं पाया था। तब इसने मिन्हा को टाइपराइटर लेकर दिया। अब वो इस पर काम करती थी। 2 साल का अरसा चुटकी बजाते हुए गुजर गया, मगर इनके यहाँ औलाद नहीं हुई। इसे औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। वो इसी शेषोपंज में गिरफ्तार था कि इसकी बीवी हकीकी है या नहीं। वो बाज़ औक़ात इसे एक साये के माने दिखाई देती थी जिसका कोई वजूद नहीं था। कुछ दिनों से मिन्हा ने बातचीत में भी कमी कर दी थी। वो गुमसुम सी रहने लगी थी। फिर जब इसने खाना पीना तर्क कर दिया तो अरसल को यकीन हो गया कि वो अब इसे छोड़कर जाने वाली है। तनहा रह जाने के खौफ ने इसे परेशान कर दिया और इसकी तहरीरों पर इस खौफ का असर गालिब आने लगा। वो कलम संभाल कर लिखने के लिए बैठता तो इसका दिमाग खाली स्लेट की तरह साफ हो जाता। ऐसा महसूस होता जैसे वो कुन जहन बच्चा हो जिसके सामने इम्तिहानी पर्चा रख दिया गया हो, लेकिन इसे किसी भी सवाल का जवाब ना आता हो। पब्लिशरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो इनसे पेशगी मुआवजा वसूल कर चुका था। अब वापस करना मुमकिन ना था क्योंकि तमाम रकम अखराजात की नजर हो गई थी। हालात जब बदतर होने लगे तब इसने किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने का तहिया कर लिया। एक पब्लिशर ने इसे मुल्क की मायानाज माहिर नफ्सियात का एड्रेस दिया जो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने के बाद चंद दिन कबल ही वापस आई थी। अरसल ने इसे फोन करके वक्त लिया। दूसरे ही दिन शाम 6 बजे इसके क्लिनिक पहुंच गया। चूंकि वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आई थी इसलिए इसकी फीस बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद ना होने के बराबर थी। वो पहली नजर में अरीशा को पहचान ना सका, हालांकि वो पहले जैसी ही थी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। तहम इसने अरसल को फौरन पहचान लिया। वो चंद लम्हे गिले शिकवे करने के बाद बोली, मैंने तुम्हारी यादों को कभी फरामोश नहीं किया और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे बुलाया नहीं होगा। यहाँ आकर पता चला कि तुम बहुत बड़े लिखारी बन चुके हो और तुम्हारा मुल्क में बहुत नाम है। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि तुम एक माहिर नफ्सियात के पास क्यों आए हो। अरसल ने परेशान लहजे में कहा, तुम्हें बेला याद है ना, वही लड़की जो बाद में ख्यालों की परी साबित हुई थी। अरीशा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, जो साहिल वाले रेस्टोरेंट से फरार हो गई थी। कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? कुछ एहतियात करना, वो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगी। अरसल ने रो देने वाले लहजे में बताया, हाँ वो सूरत बदल कर वापस आई है। अब इसका नाम मिन्हा है। इसने मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया। मेरा मुस्तकबिल तबाही की तरफ से गामजन है। मैं कलम उठाता हूँ जब भी कुछ लिख नहीं पाता। मेरे दिलो दिमाग में हर वक्त एक ही अच्छा रहता है कि वो बेला है या फिर मिन्हा है। मैं ऐसे पागलों की तरह खोज रहा हूँ। कभी वो मुझे बेला की सूरत में दिखाई देती है, कभी मिन्हा की सूरत में मुझ पर तंज के तीर चलाती है। मैं अनकरीब दिमागी मरीज बनने वाला हूँ। अरीशा ने पूछा, क्या वो तुमसे शादी कर चुकी है या फिर करना चाहती है, या फिर अभी तक सिर्फ तुम्हारी तहरीरों की मद्दाह है? वो कौन है? तुम्हारी जिंदगी में कैसे ही? सब कुछ तफसील के साथ मुझे सुनाओ। अरसल ने बताया, वो मेरी तहरीरों की मद्दाह थी, इसलिए मैंने चंद साल कबल इससे शादी की थी। वो मेरी तरह लिखारी है, लेकिन इसकी कोई भी तहरीर शाया नहीं होती या फिर इसने लिखने की कोशिश नहीं की। वो अपनी तहरीरों को संभाल कर रखती है। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं है। इसकी तहरीर में रब्त नहीं और लिखाई भी मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की। अरीशा ने पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो बेला की तरह तुम्हारे दिमाग का वाहिम है जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो अपने वजूद को साबित करने के वहां है, इसलिए वो तुम्हारे सहारा ले रही है। वो मेरे दिमाग का अवाम नहीं बल्कि वाकई बेला है। अरसल ने गुस्सैले लहजे में कहा, जो बेस बदल कर वापस आ गई है। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे इसका क्या मकसद है। वो अपने वजूद को मुस्तहकम करना चाहती है या फिर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन इसने मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। मैं 1 महीने से कुछ नहीं कर रहा, वो मेरे ख्वासों पर सवार होकर रह गई है। मेरी सोशल जिंदगी मुतासिर हुई है। मुझसे मुलाकात करने वाले आधे से ज्यादा पब्लिशर का कोई वजूद नहीं है। मुझे बाज़ औक़ात ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैं खुद चाहता फरेब हूँ और मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। अरीशा बेख्तियार मुस्कुरा दी। वो इसकी दिमागी कैफियत का अंदाजा लगा सकती थी। पे दर पे होने वाले चंद गैर मामूली वाकयात की वजह से वो बौखला गया था और इसे अपने गिर्द घूमने फिरने वाले अफराद बेमानी दिखाई देने लगे थे। दर हकीकत इसकी सोच ने पलटा खाया और इसे सब कुछ गैर हकीकी तौर पर दिखाई देने लगा। अरीशा कुछ सोचते हुए बोली, तो फिर पड़ताल कर लेते हैं। तुम मेरे चंद सवालों के जवाब दो। इन जवाबात को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो मिन्हा है या बेला। अरसल ने इस बात में सर हिला दिया। अरीशा ने पहला सवाल पूछा, वो खाना खाती है या नहीं खाती? अगर खाती है तो कितना खाती है? अरसल ने जवाब दिया, शादी के शुरू के दिनों में वो थोड़ा खाती थी, अब ना खाने के बराबर खाती है। अरीशा ने दूसरा सवाल पूछा, खाना ना खाने की वजह से इसकी सेहत पर मनफी असरात पैदा हुए या नहीं? क्या वह सेहतमंद है या फिर कमजोर हो गया और कमजोरी की वजह से इसके चिड़चिड़ेपन में इजाफा हुआ है या फिर वो पहले की निस्बत ज्यादा हलाक हो गई है? मेरे ख्याल में इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो पहले जैसी दिखाई देती है, तमाम चिड़चिड़ापन कुछ बढ़ गया है। वो मुझ पर शक बहुत करती है। पिछले दिनों इसने काम करने वाली एक औरत को शक की बिना पर घर से निकाल दिया। अगर इसे तुम्हारे मुतालिक मालूम हुआ तो वो तुमसे शायद लड़ने भी आ जाए।
इसकी सोशल लाइफ के मुतालिक कुछ बताओ, क्या वो मिलना मिलाना पसंद करती है? वो मेरी तरह तनहा है, अरसल ने बताया। इसके आगे पीछे कोई नहीं, इसकी परवरिश यतीमखाने में हुई है, इसलिए जान पहचान महदूद है और वो मिलना जुलना पसंद नहीं करती। अरीशा बोली, एग्रोफोबिया का मर्ज हतमी तौर पर सामने आ रहा है, ताहम कबल अज वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं। ये शेज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। इस मर्ज के दौरान मरीज अपनी जात तक महदूद होकर रह जाता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसने तुम्हें अपनी महदूद दुनिया में दाखिल होने दिया। ना सिर्फ तुमसे शादी कर ली बल्कि तुम्हारे हमरा भी रह रही है, जिसमें नौकर चाकर भी काम करते हैं। ये सब किसी फायदे के लिए कर रही है जो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। अब तुम मुझे इसकी तालीमी काबिलियत के मुतालिक बताओ।